आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको बोलेंगे, लेकिन आज उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी कोई वैक्यूम को छोड़ करके, वैक्यूम या एयर को छोड़ करके कोई अदर मीडियम वहाँ पे यूज किया जाता है, तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फोटो बना दिया है। ये प्लेट है एक, जिस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जितना चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। यानी यहाँ अगर प्लस क्यू चार्ज है तो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज क्या होगा, दूसरा प्लेट पे होगा कितना, माइनस क्यू। आगे इस प्लेट का एरिया कितना है, ए है, तो दोनों प्लेट का एरिया कितना होगा, ए ही होगा। यानी दोनों प्लेट क्या है, सेम ही है, दोनों का एरिया क्या है, ए है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट, जैसे ये प्लेट रखा हुआ है तो इन दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। ये हमने कंसिडर किया है कि एक कैपेसिटर है जिसमें ये फैसिलिटी है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम लोग को पहले जानना होगा। सबसे पहले डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग ये बोलेंगे। अब इसके बराबर हमने आपको पहले भी बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं इससे, इसको शायद सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसके बराबर हमने क्या बताया था, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो जरा बताइए इसका चार्ज बाय एरिया क्या होगा। अगर इस प्लेट का चार्ज बाय एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो, और इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा, ये एक टर्म हमने समझा कि चार्ज बाय एरिया, जैसे डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम लोग को मास को वॉल्यूम के टर्म में कंसीडर करना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ज किस पे है, एक प्लेट पे है। डेंसिटी यही कैलकुलेट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन हम लोग मास का हम लोग डेंसिटी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका कैलकुलेट कर रहे हैं डेंसिटी, हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एक प्लेट पे चार्ज का, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। उसके बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर टोटल चार्ज इसका मान लिया जाए कि 10 होगा, 10 कूलम, और इसका एरिया होगा 2 मीटर स्क्वायर, तब सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, 10 कूलम बटा 2, यानी 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक और पॉइंट हमको यहाँ पे समझना है कि इन दोनों के बीच में, ये एक पैरेलल प्लेट है और ये एक दूसरा पैरेलल प्लेट है, इन दोनों के बीच में जो फील्ड का वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, फील्ड का निकलता है, फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड का वैल्यू है। अब हमको ये बात कैलकुलेट करना है कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो वैल्यू होगा, यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ इसका कितना होगा, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम लोग पहले इस बात को समझ लेते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच के वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसका स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि हम लोग इसको आगे यूज करने वाले हैं। इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा प्रीवियस वाला पे, प्रीवियस लेक्चर को ध्यान दीजिए। हमने आपको एक बताया था कि एक पैरेलल प्लेट है, इस पे कुछ क्या है, चार्ज है, जिसका डेंसिटी हम लोग सिग्मा, पहले ही इसमें हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए, तब हमने आपको बताया था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जो कितना मीटर डिस्टेंस था, x मीटर डिस्टेंस पे था एक पॉइंट, उस पे आपको क्या करना था, इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना था, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। इसके लिए हमने आपको पहले के लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। तब इसके लिए हमने क्या बनाया था, एक गॉसियन सरफेस बनाया था, क्लोज सरफेस बनाया था, और यहाँ पे भी x माने थे, और तब जा करके हमने E का क्या किया था, वैल्यू कैलकुलेट किया था, और E बराबर मिला था कितना हमको, ये, यानी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये वाला हमको वैल्यू मिला था।
कब मिला था ये वैल्यू? जब हमने एक प्लेट कंसीडर किया था। ध्यान से समझिए, जब हमने एक प्लेट कंसीडर किया था और इस प्लेट के x मीटर डिस्टेंस इधर या इधर किधर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब x मीटर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। उस केस में हम लोग देख पा रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और सिग्मा का वैल्यू क्या था? जरा याद कीजिए, अभी अभी पहले ही हमने बता दिया है। ई बराबर क्या था? सिग्मा का वैल्यू 5/a, यही ना है सिग्मा का वैल्यू 5/a और 2 एप्सिलॉन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? इस प्लेट से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है? ये वाला वैल्यू हो रहा है। हमने ये कैलकुलेट किया था। लेकिन अभी जो यहाँ पे प्लेट आपको दिख रहा है वो एक प्लेट नहीं है, वो कितना प्लेट है? 2 प्लेट है। कितना प्लेट है? 2 प्लेट है। एक बात और, यहाँ इस प्लेट से जितना डिस्टेंस पे ये वैल्यू है, जितना डिस्टेंस पे हम लोग P का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डिस्टेंस पे ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कहीं भी इस पॉइंट से यानी इस प्लेट से x मीटर पे है, कहीं भी इसमें x एक्सप्रेशन में आया? नहीं आया। यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक बात, ये वाला को कंसिडर कीजिएगा। अब हम यही चीज का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि इस दोनों प्लेट के बीच का जो फील्ड का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, कितना होगा। अच्छा, हम लोग ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। और जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे इन दोनों प्लेट के या इस कैपेसिटर के बीच में, तो हमको उस चीज का क्या होगा? जरूरी होगा। इसीलिए हम ये वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए देखिए, इन दोनों प्लेट के बीच में हम इसको मिटाते हैं। देखिए, एक प्लेट ये है और एक ये दूसरा प्लेट है। अब इसी फील्ड के अकॉर्डिंग हम इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये प्लस है और एक कैसा है? माइनस है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, एक कैसा है? माइनस है। इसी चीज की यही वाला हम यहाँ पे ड्रॉ किए। तो जरा बताइए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, यानी वहां से निकलता है। तो यहाँ से फील्ड का वैल्यू क्या होगा? E निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी है। Q का वैल्यू दोनों के पास सेम है, बस यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो जरा बताइए कि इस वाले चार्ज की वजह से E का डायरेक्शन इधर है और प्लेट एक है, ऐसे प्लेट रखा हुआ है तो उधर भी होगा, इधर भी होगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा था, इस प्लेट से इस डायरेक्शन में भी अगर निकालते हैं तब भी, और इस डायरेक्शन में भी निकालते हैं तब भी सेम ही होगा। यानी यहाँ पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे भी E होगा। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये वाला मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा। तो जब बताइए, हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिर्फ अभी E का वैल्यू एक प्लेट की वजह से निकाले, इसका भी वैल्यू इतना ही होगा। अब जब इस प्लेट की वजह से बताइए, इस प्लेट की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। तो ये निगेटिव है तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। और उसका वैल्यू भी कितना होगा? ई ही होगा। कितना होगा? ई ही होगा। क्यों ई होगा? जरा बताइए, क्यों ये होगा? क्योंकि जितना चार्ज इसके पास है उतना ही चार्ज इसके पास है। या दूसरे शब्दों में बोले तो हम ये वाला वैल्यू सिग्मा ना रख करके Q बाई अगर A रखें तो आप देख पा रहे हैं कि जितना Q का वैल्यू यहाँ पे है उतना ही Q का वैल्यू यहाँ पे भी है। यानी दोनों प्लेट पे चार्ज का वैल्यू तो सेम ही है, तो फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। अब जरा बताइए, ये इधर से खींच रहा है तो बताइए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिला वो कितना होगा? बताइए। यानी पहले से इस डायरेक्शन में कितना था? एक E यहाँ पे था और अभी इस प्लेट की वजह से एक E यहाँ पे आ गया, तब कितना हुआ? 2E हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? यानी इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो 2E होगा। और जरा इन दोनों प्लेट के बाहर चलिए, यहाँ पे भी तो फील्ड इसकी वजह से लाएगा। यहाँ पे जरा समझिए, इस प्लस की वजह से यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? और दूर जाएगा, तो दूर जाएगा इस प्लस की वजह से। तो ये इधर कर रहा था और इसका वैल्यू सेम था, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में वैल्यू कितना बचा? इन दोनों के बीच में वैल्यू बचा 2E। और जरा बताइए 2E का वैल्यू कितना होगा?
2 का 2 रहने देते हैं और ई का वैल्यू रख देते हैं, अभी हमने जो देखा, यानी सिग्मा 2e और 2 पहले से था, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, ई का वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा, कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर इस चीज को हम और थोड़ा सा लिख दे, सिग्मा का वैल्यू लिख दे, जो चूंकि जो हम लोग पहले देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई इसका वैल्यू रख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन, ये हो जाएगा किसका वैल्यू, किसका वैल्यू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहां पे, तो इन दोनों प्लेट के बीच का ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। अब हम आगे इसका कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा का पूरा डाटा लिखा हुआ है, फिर से एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है जिसका एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, दोनों प्लेट के बीच के फील्ड का जो वैल्यू है वो Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नोट है। अच्छा, एप्सिलॉन नोट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट चैप्टर जो बताया था, फर्स्ट लेक्चर जो था, उसमें ही हमने आपको बताया था एप्सिलॉन नोट किस चीज का परमिटिविटी को दर्शाता है, तो वो वैक्यूम को दर्शाता है, कितना वो फ्लक्स को सेटअप करने को अपोज करता है, इसी चीज के वैल्यू को क्या करता है, दिखाता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन रखा हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ पे आपको मीडियम दिख रहा है, इन दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम दिख रहा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप एयर कंसीडर कीजिए या वैक्यूम कंसीडर कीजिए, वैक्यूम कंसीडर कीजिए, यानी अभी इसके बीच में कोई भी मीडियम को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, यानी मीडियम को रखा हुआ इसमें नहीं है, दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, खाली है। आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे कि इन दोनों के बीच जब कोई मीडियम रखा जाता है, इंसुलेटिंग मीडियम या जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, रखा जाता है, तब इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो आगे वाले में होगा। चलिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बाई V। अगर ये वाला चीज आप समझ चुके हैं और ये वाला चीज, तो आप आसानी से इसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो अभी जस्ट पहले बताया, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, या आप पहले वाला लेक्चर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बताइए, V का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, Q का वैल्यू Q रहने देते हैं, V बराबर, ध्यान रखिएगा V किनके किनके बीच का आने का मतलब क्या होगा, दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ से अगर V अप्लाई किया जा रहा है वो, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, किसके वजह से, चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, दोनों पे चार्ज। और ये चार्ज आएगा कहां से, ये चार्ज इस पे आया कहां से, तो ये चार्ज यही जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके, उसी की वजह से तो चार्ज इस पे आ रहा है। तो ये भी वही वाला है कि इन दोनों के प्लेट के बीच का जो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर एक फॉर्मूला होता है, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा, P बराबर होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये आप फॉर्मूले को याद रखिएगा। पोटेंशियल आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए ये बात नहीं बताएगा। हालांकि पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया गया था, लेकिन ये वाला टर्म आपको नहीं बताया गया था, तो ये बात को भी आप याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर, यानी दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उन दोनों के बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, V बराबर E इंटू डी, E इंटू डी, यानी इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने इस V का वैल्यू क्या रख दिया, ये रख दिया, और चूंकि E का वैल्यू, ये D कौन सा है, ये D कौन सा है, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, जो हमने पहले लिखा है, तो ये E इंटू डी। अब आगे हम वैल्यू को रखें तो Q का Q, अच्छा Q कौन सा है, Q कौन सा है, दोनों पे जो चार्ज का वैल्यू है वो है, तो Q यानी मैग्नीट्यूड है इसका, Q का Q, E का वैल्यू अभी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, E का वैल्यू रख दीजिए आप, कितना वैल्यू है, Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन, और पहले से क्या था, D था, Q से Q गया, यानी ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, A एप्सिलॉन बाई D, यानी C बराबर क्या मिल गया फॉर्मूला, C बराबर क्या मिल गया, A एप्सिलॉन बाई D। यही होता है कैपेसिटेंस का वैल्यू, क्या होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू, किसका, कैपेसिटेंस का। अब ए क्या था, जरा कंसिडर कीजिए, ए क्या था, एरिया था, एरिया का ही ना हम लोग क्या निकाले थे, इसका हम लोग ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी बोल रहे थे ए, तो ए कौन वाला था, यही वाला था ए, यानी ए एप्सिलॉन बाई डी, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया, जहां पे ए एरिया है, डी डिस्टेंस बिटवीन देम,
दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। और एप्सिलॉन नोट क्या है, एयर का परमिटिविटी होता है, यानी अभी इनके बीच में कोई भी मटेरियल को यूज नहीं किया हुआ है, तब ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आया है। अब इसको याद रखने के लिए कैसे, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस का वैल्यू दोनों के बीच के डिस्टेंस के, कौन दोनों के बीच के, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी दोनों के बीच का डी का वैल्यू को अगर बढ़ाया जाए, डी का वैल्यू को बढ़ाया जाए तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, कमेगा। यानी इन दोनों प्लेट के बीच का अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, अगर दोनों के बीच के प्लेट को अगर हम फैला करते हैं, यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पहला। दूसरा, अगर दोनों के एरिया को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एरिया को हम अगर बढ़ाते हैं तो बताइए एरिया से कैसे प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से कैपेसिटेंस क्या है, एरिया से और एप्सिलॉन यानी डिस्टेंस से क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म है एप्सिलॉन नोट। जरा याद कीजिए, एप्सिलॉन नोट यानी परमिटिविटी हमने आपको बताया था, और एप्सिलॉन नोट कहने का मतलब क्या होता है, एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी। इसका डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया था, डेफिनेशन में हमने बताया था कि परमिटिविटी वह प्रॉपर्टी है, किसका, किसी मटेरियल का परमिटिविटी वह प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है, फ्लक्स को सेटअप करने से क्या करता है, अपोज करता है। यानी वैसा मटेरियल अगर यहाँ पे करें, और बताइए तो परमिटिविटी से कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी परमिटिविटी का वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं, यानी वैसा मटेरियल यहाँ पे रखिए जो इसके फ्लक्स को सेटअप करने को अपोज करेगा, तब उनके बीच का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात को समझिएगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे आपको ऐसा मटेरियल को यूज करना है जो फ्लक्स जो है यहाँ बन रहा है, यानी पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव की ओर जा रहा है, उसको क्या करे, रोके। समझ रहे बात को, यानी ऐसा मटेरियल यूज कीजिएगा, तब जाकर ये कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था कैपेसिटेंस का वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे, यानी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे। तब देखते हैं कि उस इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर यूज करते हैं तब इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है। ये बात याद रखने के लिए कि C बराबर, कंफ्यूजन ये होता है, थोड़ा सा ये समझिए, A एप्सिलॉन नोट बाय D। कंफ्यूजन ये होगा आपको कि D ऊपर होता है कि A ऊपर होता है। अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव आ जाए, ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि जब दो प्लेट के बीच के अगर डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब बताइए कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएगा और हम भूल जाएंगे कि डी ऊपर था कि नीचे था, क्या करेंगे। देखिए याद रखने का तरीका, जैसे यहाँ पे समझिए, अब इसको आप प्लेट मान लीजिए, जितना बड़ा प्लेट उतना ही ज़्यादा खाना। खाना से मतलब है आप कहीं गए हैं खाने, तो बताइए कि खाना ज़्यादा खाना है, यही पर्पस होता है। तो आप ऐसे समझिए कि खाना का वैल्यू जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, उस प्लेट के प्रोपोर्शनल है। यानी प्लेट का वैल्यू अगर बड़ा होगा, प्लेट का वैल्यू बड़ा होगा, यानी एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एरिया का वैल्यू बढ़ रहा है, एरिया का वैल्यू बढ़ रहा है, तब क्या होगा, खाना ज़्यादा आएगा। यानी प्लेट बड़ा होगा, प्लेट बड़ा होगा तो एरिया का वैल्यू बड़ा होगा और खाना उसमें ज़्यादा आएगा, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस वाला को कैसे याद रखेंगे, डिस्टेंस वाला को आप ऐसे समझिए कि जो आप खाना खा रहे हैं, वो खाना कहाँ खा रहे हैं, बाराती में खाना खाने गए हैं। बाराती समझ रहे ना, अब बाराती में जो खाना आपको देने वाला है, वो खाना कैसे आपको पास आकर के नहीं देगा। तो आप यहाँ पे बैठे हुए, सपोज कीजिए कि हम बैठे हुए हैं और हमको खाना चाहिए, तो जो देने वाला है और मेरे जो देने वाला है और हम, यानी इन दोनों के बीच डिस्टेंस को आप क्या समझेंगे, डिस्टेंस समझेंगे। खाना पे ही बात कर रहे हैं, दोनों के बीच को क्या समझेंगे, डिस्टेंस समझेंगे। अब आप बताइए, खाना क्या करना है, आपको ज़्यादा करना है। खाना ज़्यादा आपको कैसे मिलेगा, जब जो खाना देने वाला है वो मेरे पास नज़दीक आएगा। यानी डिस्टेंस के वैल्यू को, खाना देने वाला और खाना लेने वाला, इन दोनों के बीच डिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ना देगा आपको। नहीं तो दूर रहेगा तो ये चाचा क्या कर रहे हैं, समझ रहे बात को, तो दूर से नहीं दे पाएगा। यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाइएगा, डिस्टेंस के वैल्यू को क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा। इनके बीच डिस्टेंस, खाना देने वाला और खाना लेने वाला, डिस्टेंस के वैल्यू को अगर आप बढ़ाइएगा तो आपको खाना क्या होगा, कम मिलेगा, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा,
कम मिलेगा। अब आते हैं हम इन दोनों बीच के जो डाइलेक्ट्रिक यूजर है उसको चेंज करते हैं, तब देखते हैं कि क्या इसका कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आता है। देखिए यानी यहाँ पे अभी एयर को हटा करके सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई मीडियम को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, मीडियम को रख दे रहे हैं। और मीडियम क्या है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी हो सकता है। अब समझिए कि मीडियम क्या रखना है, आप बताइए कि कौन सा मीडियम रखें कि इसका कैपेसिटेंस के वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, C बराबर इप्सिलॉन नोट A बाई डी। तो हमको इन दोनों से मतलब नहीं है, अभी हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो मीडियम है उसको हमको प्रेफरेंस देना है अभी, यानी ये वाला वैल्यू। तो बताइए ये वाला वैल्यू को क्या करना है, हमको बढ़ाना है। यानी बढ़ेगा कैसे, तो ऐसा मीडियम को रखना है जो उसके फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। और फ्लक्स को कौन अपोज करता है, डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसका परमिटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, वही ना डिफिनेशन बताए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे अब कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं, और डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है, जो इंसुलेट करता है, इन दोनों को इंसुलेट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे रख दिए कोई मटेरियल, क्या रख दिए, कोई मटेरियल। तो आप जरा बताइए कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो मटेरियल में भी क्या होगा, उनको चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज की वजह से वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमने जब आपको शुरू का क्लास बताया था तो उसमें बताया था कि एक बॉडी है, जब ये चार्ज के नजदीक इधर पॉजिटिव रख देते हैं और इधर नेगेटिव रख देते हैं, तो इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। यानी चार्ज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला इस तरीके से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ऐसा इसमें सिर्फ यही दोनों पे होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, कोई पार्टिकल होगा उसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे पार्टिकल इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। जो पार्टिकल होंगे इस तरीके से पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया या रखा, तब क्या होंगे, जो पार्टिकल हमने रखा या मीडियम जो हमने रखा उसमें भी क्या होगा, यही पोलराइजेशन होगा। यानी चार्ज का उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट जो है वो क्या है, चार्ज है। तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाले को अपने तरफ करेगा और इस तरीके से उसके पार्टिकल हो जाएंगे, और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपने तरफ करेगा। यहाँ पे भी सेम होगा, इस तरीके से वो क्या कर देगा, यहाँ के जो बीच का जो मीडियम है उस मीडियम को क्या कर देगा, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या पोलराइज कर देगा। चलिए देखिए, अभी यहाँ से फील्ड जो इसका वैल्यू था, यहाँ वेरिएशन किसकी वजह से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होगा। हमने पहले ही आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। आगे भी हम लोग देखेंगे कि इसके बीच का जो एनर्जी होता है वो कितना स्टोर होता है। हालांकि पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको बताया जाएगा कितना एनर्जी स्टोर होता है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो यानी यहाँ पे पहले से फील्ड का वैल्यू क्या था, ये वाला वैल्यू था। लेकिन जरा बताइए तो, और इसका डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में पहले से डायरेक्शन था जब ये डाइलेक्ट्रिक हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ था। लेकिन जरा बताइए जब हमने डाइलेक्ट्रिक यूज किया और उस डाइलेक्ट्रिक में जो फ्लक्स का सेटअप होता है, चार्ज ऐसे पोलराइज होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, लेकिन जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक यूज किए तो पॉजिटिव से नेगेटिव, जरा बताइए तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा। अब देख सकते हैं कि इन चार्ज की वजह से उसका जो पोलराइजेशन हुआ, वो चार्ज क्या है, जो वो चार्ज है वो उल्टे डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड बनाता है। यानी इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा, मान लेते हैं ये बैक करने वाला है, ईबी मान लेते हैं इसको, यानी ईबी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। तो अब बताइए कि जो ओवरऑल वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ई जो मेन था और माइनस ईबी, होगा कि नहीं होगा, यानी ये वाला वैल्यू होगा। अब ओवर और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई माइनस ईबी हो जाएगा। अब ई माइनस ईबी हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, ई बराबर आपको हमने बताया, ई बराबर आपको बताया कि ई बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नोट, और उसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो फाई बाई ए इप्सिलॉन नोट। यानी ओवरऑल देख रहे हैं तो पहले से अगर वैल्यू इतना था, ऐसा समझिए, पहले से वैल्यू अगर इतना था तो ये घटाने की वजह से, फ्लक्स को सेटअप होने की वजह से, फ्लक्स के सेटअप होने की वजह से जो वैल्यू होगा रिजल्टेंट वैल्यू, उसमें क्या चेंजेज आएंगे, वैल्यू कमेगा या बढ़ेगा, क्या होगा बताइए, वैल्यू कमेगा या बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा, ये इस चीज का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, ई बराबर इप्सिलॉन नोट
ई नोट का वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज करने के लिए बताइए आप कांस्टेंट एक वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पे ऐड करें आप बताइए। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू कोई कांस्टेंट देते हैं, चलिए एक्स कांस्टेंट देते हैं, तो एक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप बताइए अगर रखते हैं और इस फील्ड के वैल्यू को क्या करना है, हमको कम करना है, तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये वैल्यू कम जाए। अगर एक रखेंगे, दो रखेंगे, तो पहले की अपेक्षा में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कमेगा या बढ़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है, बढ़ता ही है। हाँ, ऑप्शन आपके पास है कि x का वैल्यू अगर 0.5 रखें तब क्या हो जाएगा 1.1/2, यानी तब वैल्यू क्या होगा, कमेगा। हम इसीलिए पॉइंट में ना रख करके वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या रख रहे हैं, एक कांस्टेंट का वैल्यू आता है जो हम लोग कहाँ रख देते हैं, नीचे। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जरा बताइए कि जब हमने कोई मीडियम नहीं रखा था, यानी इन दोनों के बीच कोई मीडियम नहीं रखा था, तब के का वैल्यू कितना होगा, बताइए कितना होगा, के का वैल्यू 1 होगा। यानी जब कोई मीडियम नहीं रखे थे तो ये वाला नहीं था, यहाँ पे कुछ था, यानी के का वैल्यू 1 रख देते तो बात बराबर था। लेकिन जरा बताइए कि जब कोई मीडियम रखेंगे, जब कोई मीडियम हम यहाँ पे रखेंगे, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या करना है, हमको कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि ये वाला मटेरियल हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो फ्लक्स की वैल्यू को कम कर रहा है। फ्लक्स की वैल्यू कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कब डिक्रीज होगा, जब के का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक used between both plates, दोनों प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज्ड, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी जब हमने वैल्यू को, यानी इनके बीच इलेक्ट्रिक कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, कम जाता है, या स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो जाता है, कम जाता है। इसीलिए E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो लिख रहे थे ध्यान रखिएगा, E और इप्सिलॉन में गलती होगा, गड़बड़ होगा। E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी को। तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, या सिग्मा को डायरेक्टली हम ये वाला टर्म में लिख रहे हैं, फाई बाई क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन, और एक वैल्यू क्या करेंगे, के लगा देंगे। क्यों के क्यों लगाए, क्योंकि इसके वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जहां पे लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और के का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब यही वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते थे, क्या जानते थे कि C बराबर Q बाई V, यही बताए थे आपको। और V बराबर क्या बताए थे, E इंटू डी। E का वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। यहाँ से वैल्यू E का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। आप देख रहे हैं कि Q का Q, E का वैल्यू आप रख दीजिए Q बाई के इप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और D का D। तो आप पाएंगे कि के इप्सिलॉन नॉट E, के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी C। ये हो गया क्या, कैपेसिटेंस का वैल्यू। जरा बताइए कि जब हमने कोई मीडियम यूज नहीं किया था तब कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन जब हमने कोई मीडियम यूज किया तब क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। यानी पहले वाले की तुलना में के गुना क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। यानी वैसा मीडियम, जब हम लोग कोई मीडियम यूज करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ऐसा समझिए कोई मीडियम पहले से कोई मीडियम नहीं था तब कैपेसिटेंस का वैल्यू C था। अब कोई मीडियम यूज कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो आप बताइए कैपेसिटेंस का वैल्यू पहले की अपेक्षा में कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। अब सी बात है कि ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू बराबर कितना होता है, C1 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, यानी मीडियम वाला मान लेते हैं। यानी ये मीडियम है और ये वाला C नोट है, कोई मीडियम नहीं है। तब आप देख पा रहे हैं कि C नोट की तुलना में के टाइम्स क्या हो जाएगा, मीडियम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से अब जरा याद कीजिए
जब हम लोग फील्ड बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, और यही पे इसी को हम लोग और बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये वाला क्या है? परमिटिविटी। और ये वाला क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कितना टाइम्स क्या है, इससे ज़्यादा क्या होता है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी होता है। आप रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोल सकते हैं, डायरेक्टली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये था जब हमने क्या किया, मटेरियल इसमें यूज किया, तब ये होता है क्या, उसका वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। एक लास्ट टर्म बच रहा है डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन ऑफ डायलेक्ट्रिक या डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जैसा देखिए, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है कि वैसा पोटेंशियल यानी वैसा वोल्टेज जिस पे ये मटेरियल क्या कर जाए, ब्रेकडाउन कर जाए। ब्रेकडाउन कहने का मतलब क्या हो रहा है, मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या था, डायलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी क्या था, डायलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी था कि उसके बीच करंट को फ्लो को रोके रहना, यानी इंसुलेट करना, इन दोनों प्लेट को इंसुलेट करना, यानी अलग बनाए रखना। कैसे अलग बनाए रखना? इलेक्ट्रिकली अलग बनाए रखना। तो बताइए खराब कब होगा, जब ये दोनों को अलग नहीं बनाए रखेगा, यानी ये वाला जो डायलेक्ट्रिक होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। इसका मतलब होता है कि अब ये क्या डायलेक्ट्रिक नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगा। तो वैसा वोल्टेज जिस पे डायलेक्ट्रिक क्या कर जाता है, ब्रेकडाउन कर जाता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो वो इंसुलेट करना बंद कर देता है, तब उस वोल्टेज को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक वोल्टेज, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डायलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर और ब्रेकडाउन वोल्टेज या डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, या ये था सारा का सारा टर्म। तो आप इस चीज़ का नोट्स को क्या कीजिएगा, बनाइएगा, लिखिएगा कॉपी में। आगे वाला जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म है, वो जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी क्या इसके बाद वही आएगा। तो आप इस चीज़ को कॉपी में लिखिएगा, जब भी क्लास खुलेगा तो आपसे कॉपी चेक किया जाएगा। और हाँ, कमेंट में या मैसेज में उल्टा पल्टा बात करते हैं, इस पर थोड़ा लगाम लगाइए। अगर बात करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, मैसेज करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो सबसे बेहतर उपाय है एकदम फ्री में, कोई दिमाग नहीं लगाना है। मोबाइल में अगर बैलेंस नहीं भी है तब भी आपको कस्टमर केयर पास लगा दे रहे हैं, नंबर हम बता दे रहे हैं 198121 या 1509, जो भी हो लगाइए, और आराम से जितना देर बात करना है, गाली देना है, उल्टा पल्टा बोलना है, जो भी करना है, सारा का सारा काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। हम भी यहाँ पे गर्मी में सींच करके धूप में आपको बता रहे हैं, तो उल्टा पल्टा नहीं बोलिए, बेहतर होगा। ट्राई करेंगे कि आपको और बेहतर सुविधा मिले, धीरे धीरे देखते रहिए। धन्यवाद।